हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी सुगंधा की चापलूसी क्यों काम नहीं आई का भाग 2 लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उनके लिए कुछ ना कुछ फलाहार का इंतजाम तो करेंगी ही। उन्होंने फ्रिज से फल वगैरह निकाल कर रख दिए थे। चलो मैं खाना बनाने में तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। नहीं दीदी, कोई बात नहीं है, हम बना लेते हैं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। वे उन्हें दिखा दिखाकर फ्रिज से बार बार पानी निकाल कर पी रही थी। दीदी आज गर्मी बहुत है और उपासी भी हैं, इसलिए परेशान हैं। जाओ तुम अपने लिए जूस बनाकर पी लो, तुम्हें आराम मिल जाएगा। अब उन्होंने श्यामा आंटी से दूरी बना ली थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन वे काम में लगी थी, इसलिए अभी नहाई नहीं थी। दीदी बच के निकलो, हम नहा धोकर आए हैं, आप बासी कपड़ा पहने हो। उन्हें गुस्सा तो बहुत ज़ोर से आया था, पर अपने आप को रोक लिया था। वह जितनी देर काम करती कृष्ण जी के पद गुनगुनाती रहती। उन्हें कभी उलझन भी होती, पर भगवान के नाम पर वे भला क्या बोलती। दीदी राधा वल्लभ मंदिर में भागवत बैठी है, 5-6 दिन की बात है। हम जल्दी खाना बना दिए हैं, आप खाना गर्म कर लेना। वह संकोचवश मना नहीं कर पाई और श्यामा आंटी आराम से भागवत कथा का आनंद लेने चलती बनी। वे अक्सर अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसा कर बेवकूफ़ बनाती रहती। दीदी आज रुक्मणी विवाह है, पंडित जी कहते हैं कि साड़ी चढ़ाओ, सुहाग का सामान चढ़ाओ, ठाकुर जी तुम्हारे सुहाग बनाए रखें। कोई मिली जुली साड़ी रखी हो तो दे दो, हम तुम्हारे नाम से चढ़ा देंगे। मेरे पास कहाँ रखी है कि मैं नई साड़ी दूँ। दीदी 51 की सुहाग पिटरिया तो देखो, हम लाए हैं खरीद कर। उसका मंतव्य समझते हुए उन्होंने 500 का नोट निकाल कर दिया था। लो साड़ी खरीद लेना। जय बंसी वाले की, आप दिल की बहुत बढ़िया हैं। उन्होंने गौर किया था कि जब से श्यामा आंटी ने काम करना शुरू किया था, शुरू में तो वे डरी डरी सी रहती थी, लेकिन जब साल बीत गया तो वे अपनी चालाकी दिखाने लगी थीं। सोसाइटी की मित्र मंडली में से अक्सर ही कभी अनन्या तो कभी सुगंधा आ ही जाती, फिर चाय पीकर जाती, लेकिन उनकी लोगों की निगाहें तो श्यामा आंटी पर ही लगी रहती। आंटी आप अपने गांव से अपनी जैसी औरत या लड़की मेरे लिए भी ले आइए। वे भी बहुत तेज़ थीं, हाँ में हाँ मिलाकर कहती, अपने गांव हमने खबर कर दी है, रमा आ जाएगी। अंचल तो लड़ पड़ी थी, देखो विदिशा तुम्हारे सामने की बात है, उसे तो मैं अपने घर में रखूंगी। अरे यार पहले आने तो दो। कहते हुए उस दिन की सभा खत्म हुई थी। साल भर के अंदर श्यामा आंटी पंडिताइन नाम से सोसाइटी भर में मशहूर हो चुकी थी। सोसाइटी में उन्हें फुसलाने की होड़ लगी हुई थी। पहले तो विदिशा के पास कभी पूनम तो कभी कल्पना का फ़ोन आता, दीदी पंडिताइन को मेरे घर भेज देना, कुछ मनसा पूजा का सामान रखा हुआ है। रोज़ रोज़ के झमेलों से उन्हें उलझन होने लगती थी। कभी कभी वह भुनभुना भी उठती थी। उसने गौर किया था कि श्यामा आंटी खूब घी मसालेदार खाना बनाती थी, जो स्वाद में तो सबको अच्छा लगता था, मगर स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह था। वे अपनी पसंद का ही खाना बनाती, चाहे कितना उन्हें बताकर आती, लेकिन वे अपने हिसाब से अधिक बना लेती ताकि अपने घर खाना ले जा सकें। घर के अंदर उनके सामने तो छुआछूत और झूठे मीठे का नाटक करती कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, आज पूर्णमासी है, एकादशी है, आज मंगल का व्रत है। पर अब समझ में आने लगा था कि वह भर भर कर खाना अपने घर ले जाना चाहती हैं, इसलिए यहाँ खाने से मना कर देती थी। अब वह उनकी होशियारी काफ़ी कुछ पहचानने लगी थी, लेकिन सुगंधा अर्चना अंचल के घर से दान पुण्य के नाम पर रोज़ झोला भर भर कर सामान अपने साथ ले जाया करती। अपनी पाक कला के बलबूते सोसाइटी में कभी कहीं तो कभी कहीं नाश्ता बनाने की उनकी बुकिंग रहती। अब नामचीन कुक के साथ साथ पंडिताइन के लेबल के चलते उनकी कमाई में चौगुनी बढ़ोतरी हो गई थी। साथ ही सब के मन में ब्राह्मणी के लिए आदर की भावना अलग से थी। महिलाएं उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती। सोसाइटी में उनकी जान पहचान की महिलाएं धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। एक दूसरे को देखकर आपस में होड़ थी। यदि किसी ने साड़ी दी, अब श्यामा आंटी ने एक नया पैंतरा फैलाया था। वे अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए ज्ञान दिखाती, अपने मीठे सुर में गा कर सबको सुनाती। जब कभी विदिशा नाराज होती तो वह ऐसे धीरे धीरे गुनगुनाने लगती, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। एक दिन मम्मी जी से पूछ रही थी, काहे माता जी तुम्हारे घर में महीना की छूत नहीं मानी जाती क्या? अब वह देख रही थी कि श्यामा आंटी का खाना बनाने का काम सेकेंडरी हो चुका था और सोसाइटी में दूसरों के घरों में जाकर उनके काम करना प्राइमरी हो गया था। उन्हीं दिनों पितृपक्ष शुरू हो गए थे। अब तो सभी महिलाओं को अपने अपने पुरखों को खुश करने के लिए खाना बनाने के लिए भी पंडिताइन की ज़रूरत होती थी और खाना खाने के लिए भी पंडिताइन की आवश्यकता थी।
श्यामा आंटी की तो चांदी थी। रोज़ बढ़िया खाना, नगद दक्षिणा और फल मिठाई, कहीं साड़ी कपड़ा तो कहीं बर्तन, आदर सम्मान मुफ्त में। अब वह उनके घर समय बेसमय आया करती और खाना भी आधा अधूरा या उल्टा सीधा बनाकर आज जल्दी है कल कर दूंगी कहकर चल देती थी। चापलूसी करते हुए कहती, दीदी आपके घर काम तो कभी नहीं छोड़ूंगी, आपकी वजह से ही तो हमें इतना काम मिला है। मगर सच्चाई है कि रंगा हुआ सियार कभी न कभी असली रंग में आएगा ही। एक दिन वे घर में खाना बना रही थी कि तभी उनका पुराना इलेक्ट्रीशियन राहुल उनके घर आया। जैसे ही उसने श्यामा आंटी को किचन में काम करते हुए देखा, वह चौंक कर उसे देखता ही रह गया था। उस समय विदिशा भी किचन में ही थी, इसलिए श्यामा आंटी के चेहरे के उतार चढ़ाव को और साथ ही अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा करते हुए देख लिया था। क्यों राहुल, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो क्या? वह कुछ जवाब दे पाता इसके पहले ही श्यामा आंटी जोर से बोल पड़ी थी, नहीं ना, इनको तो हम कभी देखे ही नहीं हैं। लेकिन उनका उड़ा हुआ सफ़ेद पड़ता चेहरा देखकर उसका शक पक्का हो गया था कि दाल में कुछ काला है। क्यों रमा, तुम आंटी के किचन में कैसे घुस गईं? कौन रमा? इसका नाम तो श्यामा है। नहीं भाभी, इसका घर तो लालपुरा में है। मैं तो इन लोगों के पुरखों तक की जानकारी रखता हूँ भाभी। आपने इससे खाना कैसे बनवाया? इसका पूरा परिवार ही यहीं रहता है और आए दिन आपस में सब लड़ते रहते हैं। इसकी माँ तो गांव के मंदिर के बाहर की सफाई करती थी। इसी दौरान श्यामा आंटी जाने कब दबे पांव वहाँ से 9-11 हो चुकी थी। अगले दिन विदिशा लालपुरा की बस्ती में श्यामा के घर आगे खड़ी थी। यह राज बस उन्हें ही मालूम रहेगा कि श्यामा आंटी कोई पंडिताई नहीं बल्कि रमा है और पूरे परिवार के साथ यहीं रहती हैं। काफ़ी मान मनोबल और 100 बढ़वा कर ही श्यामा आंटी मानी थी। अब हर रोज़ विदिशा को भी जय बंसी वाले की बोलना पड़ता। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।